अगला सवाल ले लेती हूँ। अगला सवाल हीतल शाह का है। कैन आई मेक फ्रेश एंट्री टू एबी कैपिटल, पीपीएल फार्मा एंड दिलीप बिल्डकॉन? 3 स्टॉक्स में एंट्री करना चाहते हैं, फ्रेश एंट्री। आपसे एंट्री लेवल भी मांग रहे हैं और स्टॉप लॉस भी मांग रहे हैं। एबी कैपिटल, पीपीएल फार्मा और दिलीप बिल्डकॉन। देखिए, दिलीप बिल्डकॉन में वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट बन रहा है। 20 हफ्ते का कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आया है। डेली चार्ट पे 94 डेज का कंसोलिडेशन है। राइट साइड पिछले 8 दिन एक्सट्रीमली टाइट रहे हैं। अब आज के सेशन में मोमेंटम बना रहा है। हमारी टीम ने इसको बाय दिया है, तो हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ऊपर में वीकली स्विंग हाई इसका है करीब करीब जो वीकली पे रेजिस्टेंस बनता है 525 रुपए पे बनता है। 525 रुपए जा सकता है। अगर 525 नहीं अटका तो फिर इस स्टॉक में मेजर रेजिस्टेंस 564 रुपए पे है। वहां तक ये स्टॉक आराम से जा सकता है। तो फिलहाल 525 पकड़िए, वहां पे जाके स्टॉक को वापस रिव्यू करेंगे। जहां तक पीपीएल फार्मा की बात है, आईपीओ बेस ब्रेकआउट रीटेस्ट करने नीचे 194 180 की जोन तक आ सकता है। ये इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक है, ट्रेडर्स के लिए नहीं है। इस फॉल में जितना आप एक्यूमुलेट करेंगे उतना बेहतरीन आपको वापस से प्रॉफिट मिलना स्टार्ट होगा। एक और इसमें एडिशनल मैं आपको रीजन दे देता हूं। मार्च का अगर रिजल्ट देखेंगे तो 1060% ईपीएस राइज हुआ है। सेल्स में 25% की राइज है। जो 2200 करोड़ की एवरेज सेल्स थी वो बढ़ के 2700 करोड़ की हुई है। और मार्जिन जहां सबसे ज्यादा अंतर आया, ईपीएस बढ़ने का सबसे बड़ा वजह है 25% सेल्स ग्रोथ पे मार्जिन जो है 300% से बढ़ी है। एवरेज मार्जिन 4% थी, इस क्वार्टर में 12% की मार्जिन है, तभी आपको ईपीएस में इतना बड़ा ग्रोथ दिख रहा है। पिछले 4 क्वार्टर में नेट कमाई इनकी थी 30 पैसे की। 4 क्वार्टर मिला के 30 पैसे का ईपीएस था। इस क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में, 1 रुपए 20 पैसे का ईपीएस है। यानी 30 पैसे के सामने एक ही क्वार्टर में, जहां 4 क्वार्टर में 30 पैसे कमाए थे, एक क्वार्टर में 1 रुपए 20 पैसे का ईपीएस ग्रोथ आया है। यानी ये स्टॉक बड़े बेस पे बैठा है। इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन क्लियरली दिख रहा है। रिजल्ट इंप्रूव होना स्टार्ट हो गए हैं। अगर 2 क्वार्टर इसी तरीके से 1 रुपए के आसपास की अर्निंग दे देता है और सेल्स में 5-1% की भी राइज रहती है, तो ये स्टॉक 6 से 9 महीने में आपको गिरी से गिरी हालत में ऑल टाइम हाई तो आराम से पार कर देगा। 400 रुपए टच कर सकता है। तो इसको तो इन्वेस्टर्स को भरना है, ट्रेडर्स को नहीं छेड़ना है। अभी ट्रेडर्स के रडार में आया नहीं है। जब मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ आ जाएंगे तब ट्रेडर्स मोमेंटम प्ले करें। फिलहाल इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन की जोन में है। लास्ट काउंटर इनका था पीपीएल फार्मा के बाद एबी कैपिटल। एबी कैपिटल जी। लास्ट वीक हमने सजेस्ट किया था, जागरण पे ही सजेस्ट किया था। 217 रुपए के भाव में 221 222 चल रहा है। 236 रुपए तक जा सकता है। यहाँ पे अगर फ्रेश एंट्री कर रहे हैं तो अब आपका स्टॉप लॉस 213 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए। टारगेट 236 रुपए का रहेगा। ओके। कमलेश जी का सवाल है अगला। वो पूछ रहे हैं, अंशुल सर, मुझे बजाज ऑटो, हीरो मोटो, एस्कॉर्ट्स लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है। 5 साल से ज्यादा तक मैं रख सकता हूँ। मेरे को बाइंग लेवल सजेस्ट कर दीजिएगा प्लीज। देखिए, अगर आपका नजरिया 5 साल का है तो ये चीज याद रखिए कि पहले फाइनेंस स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद ऑल टाइम हाई बना बैंक निफ्टी पे। अगला ऑल टाइम हाई बनेगा मेटल पे, उसके बाद ऑल टाइम हाई बनेगा आईटी पे, उसके बाद कहीं जाके ऑटो सेक्टर का नंबर लगेगा। तो मेरे ख्याल से आपको मेटल और इसमें आईटी में प्लेस्ड होना चाहिए कंपेयर टू ऑटो स्टॉक्स। तो अगर ऑटो ही लेना है तो एस्कॉर्ट्स बहुत अच्छी जगह पे है। हीरो मोटो यहाँ से थोड़ा सा डिप मिल जाए एक 200-250 रुपए का, तो आप बाई कर सकते हैं। इन पूरे स्टॉक्स में मेरे को टीवीएस मोटर सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि ईवी में ये ओला ओला ये सब कचरा साफ होने के बाद जो मेजर प्लेयर बचेगा वो टीवीएस मोटर बचेगा। अपना जुपिटर जैसा उनका आईक्यू भी बहुत सक्सेस हो रहा है। तो ईवी प्ले या टू व्हीलर प्ले करना है, टीवीएस मोटर 4000 प्लस के टारगेट मिल सकते हैं। बट अगेन मैं रिपीट कर दूं, अगर आप यहां से पहले मेटल या आईटी में पैसा लगाएंगे तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। आपको कन्विक्शन मेटल और आईटी में क्यों है अंशुल? मैं प्योर चार्ट पैटर्न पे प्ले करता हूँ। रिलेटिव स्ट्रेंथ इन दोनों इंडेक्स में एकदम क्लियर है। जैसे पहले फाइनेंस में और बैंक निफ्टी में था, तब भी मैं बात करता था कि बैंक निफ्टी पहले ऑल टाइम हाई बनाएगा, निफ्टी उसके बहुत बाद बनाएगा। तो सिमिलर रिलेटिव स्ट्रेंथ एक्सट्रीमली बिल्कुल क्लियर है मेटल इंडेक्स पे। उसके बाद एकदम क्लियर है आईटी पे, लेकिन कंपेयर टू मेटल रिलेटिव स्ट्रेंथ थोड़ी सी आईटी में कम है, इसलिए टॉप प्रेफरेंस मेटल है। सेकंड बेस्ट आईटी आता है।
टाटा स्टील इसलिए मैं 128 से रेकमेंड कर रहा था। अभी 163 पे ट्रेडर्स को प्रॉफिट बुकिंग कराइए। इन्वेस्टर्स अभी भी 225 रुपए के लिए होल्ड करें, उनको वहां का टारगेट मिलेगा। हिंडाल्को वेदांता में भी मूव मिलेगी। तो मेटल्स में ट्रेडर को प्रॉफिट बुकिंग कराया है। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक्यूमुलेशन जो वीकली चार्ट पे मेटल में दिख रहा है, 3-4 हफ्ते अगर कंसोलिडेशन आती है तो वापस से ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों के लिए बाइंग के मौके मिल जाएंगे, क्योंकि यहां से जब ये कंसोलिडेट करके चलेगा तो इसमें 9300 का जब ब्रेकआउट सस्टेन होगा, ऑल टाइम हाई 10,322 का है मेटल इंडेक्स पे, वहां तक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। और जब रेजिस्टेंस नहीं होता है तो हम उसको कहते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। इसमें सबसे तेज पैसा बनता है। तो अगले 1-1.5 साल मेरे को मेटल में बहुत तेज पैसा बनता हुआ दिख रहा है। उसके बाद पैसा फ्लो के आईटी में आ जाएगा। जी, अगला सवाल ले लेते हैं और अगला सवाल सतीश जोशी जी का है। मैम प्लीज रिव्यू डिक्सन टेक्नोलॉजीज नेट वेब टेक्नोलॉजी। तो दोनों टेक्नोलॉजी के शेयर है, एक डिक्सन एंड दूसरा नेट वेब टेक्नोलॉजी, दोनों पे आपकी राय। नेटवेब एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में बहुत बेहतरीन लग रहा है। डेली चार्ट पे पूरा राउंडिंग पैटर्न बनाया है। ये राउंडिंग पैटर्न 6 फरवरी से बनना चालू हुआ था। लास्ट में 7 दिन का हैंडल डेवलप करके कल के सेशन में ब्रेकआउट आया है। तो इस स्टॉक में काफी अच्छी अपसाइड दिख रही है। 70 दिन का बेस ब्रेकआउट है। अगर खिंचा तो ठीक ठीक 2390 रुपए पे रेजिस्टेंस है, वहां तक खिंच सकता है। बट क्वांटिटी छोटी रखिएगा, क्योंकि बड़े करेक्शन के बाद बेस बना के चला है तो लेफ्ट साइड में सप्लाई बहुत ज्यादा है। छोटी क्वांटिटी पे नेटवेब बिल्कुल लॉन्ग कर सकते हैं। डिक्सन मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे लास्ट जुलाई में मैं पीएसयू स्टॉक्स पे एक्सट्रीमली बेरिश था, डिक्सन उसी टाइप का बाइंग क्लाइमेक्स बनाया है 18,000 पे। ये स्टॉक अगर अगले 6-8 महीने या 1 साल में आपको 10,600 और 8,450 ये दो टारगेट कंप्लीट करते दिखे तो कोई भी मेजर सरप्राइज नहीं होगा। बाइंग क्लाइमेक्स करके स्टॉक नीचे आना स्टार्ट किया है। अगला सवाल है दो स्टॉक्स पे, एक है यस बैंक और दूसरा है वोडाफोन आइडिया। इनके पास यस बैंक के भी शेयर है जो उन्होंने 28 रुपए में खरीदे हैं, और नहीं 28 रुपए में खरीदे। वो पूछ रहे हैं आपसे क्या यस बैंक 28 रुपए तक जा सकता है और वोडाफोन आइडिया 15 रुपए तक जा सकता है। ये आई थिंक इनके इसको पास है। इसको इस तरीके से समझिए कि यहाँ 100 मीटर की रेस चालू होने वाली है। आप पैसा किस पे लगाएंगे? जो तगड़ा एकदम एथलीट बिल्कुल तैयारी करके आया है, या वो आदमी जो अभी वेंटिलेटर से उठा है, उसको ग्लूकोज वूकोज की 4 बोतल लगी है, अभी इलेक्ट्रॉल पिलाया है? रेस कौन जीतेगा? जो तगड़ा एथलीट है। तो ये सब वेंटिलेटर में पड़े शेयर हैं। इनसे जितना दूर रहेंगे आपका पैसा उतना बचा रहेगा। मोमेंटम वाले काउंटर में जाइए अगर पैसा कमाना है तो। अभी मोमेंटम 4 काउंटर में बना है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की, उसमें पैसा लगाइए। हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद देखेंगे कि कुछ नहीं तो 5-7% तो आपका पैसा ग्रो हुआ है। स्लो एंड स्टडी। मेरे को याद है 10 रुपए से जब बिरला जी ने आइडिया का शेयर खरीदा था, तब भी मैं बोल रहा था उनके पोर्टफोलियो का 0.1% है उनके नेटवर्क का। आप अपना 100% पैसा खो देंगे। 10 रुपए से आज 6 रुपए आ गया है। चलते फिरते ये स्टॉक 5 रुपए नीचे और उसके बाद 3 रुपए आते हुए दिख रहा है। आइडिया कहीं से भी मेरी वॉच लिस्ट में नहीं है। यस बैंक जरूर टर्न अराउंड कर रहा है, अच्छी मूव दिया है। 3 हफ्ते की कंसोलिडेशन है। 4-5 हफ्ते और कंसोलिडेट करके ये स्टॉक आपको 24-25 रुपए दे सकता है ऊपर में। बट फिर मेरा वही सवाल है कि वेंटिलेटर वाले पे पैसा लगाएंगे या तगड़े एथलीट पे जो पूरी प्रैक्टिस करके आया है। बिल्कुल सही, आपने अच्छे से समझा दिया है। अनुज सिंह का सवाल है और इस सवाल है जेन टेक्नोलॉजीज पे। उनके पास 1918 एक 1918 के भाव पे लिए हुए शेयर्स पड़े हुए हैं। जानना चाहते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। देखिए वीकली अभी चार्ट पे बिल्कुल वही। फ्लैग, जी वीकली चार्ट पे फ्लैग बना था 6 हफ्ते का, जिसका ब्रेकआउट ये 12 मई वाले हफ्ते में आया था 1500 रुपए पे। पहला जो रेजिस्टेंस या टारगेट हम कह सकते हैं वो था 1990, जिसको टच करने के बाद 8 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। प्रोबेबली 2-3 हफ्ते और कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि मूविंग एवरेज वीकली पे पीछे छूट गए हैं, उनको कैचअप करने के लिए साइडवेज रहेगा। साइडवेज रह के मूविंग एवरेज वीकली पे कैचअप कर लिया तो इस स्टॉक में जो अगला टारगेट खुलता है वो वीकली ऑर्डर ब्लॉक खुलता है विच इज एट 2330। तो 2330 रुपए ये स्टॉक आते हुए दिख रहा है। बट अगले 3-4 हफ्ते यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद मूव बनेगी। ओके। नारायण मालपानी जी का सवाल है और इस सवाल है थॉमस कुक पे। उनके पास थॉमस कुक के शेयर है 5000 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 161। आपसे एडवाइस मांग रहे हैं।
देखिए थॉमस कुक में अगेन राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट बना है, और अभी एक स्टॉक हमने डिस्कस किया था नेटवेब की गिरावट के जी। बाद नीचे एक बेस बनाया है, तो छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, ब्रेकआउट फेल होने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है। लेफ्ट साइड पे ओवरहेड सप्लाई है, इसमें एग्जैक्टली वही हुआ है। गिरावट के बाद नीचे बेस बनाया, 45 दिन का ब्रेकआउट दिया 153 पे, लेकिन तुरंत ही ओवरहेड सप्लाई जो 170 पे थी उसने स्टॉक को अटका दिया, जबकि ब्रेकआउट का टारगेट था 186 रुपए। तो नेटवेब में भी ये दिक्कत आ सकती है जो थॉमस कुक में आ रही है। ऑन द डिप्स 148 तक आ सकता है, 148 अगर प्रोटेक्ट हुआ तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये 186 जा सकता है। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि गिरावट के बाद बेस बनने वाले स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो बहुत छोटी क्वांटिटी में करना चाहिए। ओके। उदय का सवाल है, और सवाल दो स्टॉक्स पे है। एक है बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो इन्हें 240 शेयर है एट द रेट ऑफ 300 रुपीज ईच, और कैस्टरॉल के शेयर है इनके पास 550 में लिए हैं इन्होंने। आपसे सजेशन मांग रहे हैं, क्या करना चाहिए? बैंक को पढ़ो तो कैस्ट्रॉल तो एक्सट्रीमली वीक लग रहा है, काउंटर ये एकदम साइडवेज चला गया है। अब ग्रेविटी का प्रेशर अगर इस पे आया और अपने वजन से गिरना चालू किया तो 165 रुपए तक आ सकता है। इस स्टॉक को अगर ऊपर जाना है तो 220 निकालना बहुत जरूरी हो गया है, नहीं निकला तो ये अपने वजन से गिरने लगेगा। दैट बीइंग सेड, मेरी तरफ से बाई सेल की कोई भी सलाह नहीं है, क्योंकि वीकली चार्ट पे एक्सट्रीमली साइडवेज टाइट है, मोमेंटम इंडिकेटर्स भी एकदम फ्लैट है, तो मेरे को लग रहा है ये अपने वजन से गिरने की प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत आई है। बैंक ऑफ बड़ौदा में कप हैंडल का हैंडल डेवलप हो रहा है, ऊपर में 253-54 जा सकता है। अगर ब्रेकआउट लिया तो फिर 289 290 तक जा सकता है, बट ये पूरा प्रोसेस जब तक कंप्लीट होगा तब तक एक्सिस बैंक इससे दुगना आपको रिटर्न दे चुका होगा। इंडसइंड बैंक आपको एटलीस्ट इतना ही रिटर्न कम समय में दे चुका होगा, तो मैं इस स्टॉक को नहीं छेड़ रहा। इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक मेरे इस समय ट्रेडिंग में बेस्ट पिक्स है। हम्म। एक रिक्वेस्ट है मेरे व्यूअर से, आप जब अपना एट द रेट करके स्टॉक्स और प्राइस भेजते हैं तो प्लीज उसको पहले स्टॉक्स की क्वांटिटी, उसके बाद एट द रेट ऑफ व्हाट प्राइस भेजिएगा, बिकॉज उसमें कंफ्यूजन होता है। भैया आपने बीओबी 240 एट द रेट ऑफ 300 लिखा हुआ है, तो ये उल्टा है। एक्चुअली यू आर बॉट एट 240 एंड द क्वांटिटी इज 300। सो सेम इज द केस विद कैस्टरॉल। आपने 265 पे खरीदा है और 550 शेयर आपके पास है, तो आपको सलाह तो मिल गई है अंशुल की तरफ से। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, और अगला सवाल है अंकुर मोदी का। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे आपसे व्यू मांग रहे हैं, और एक्साइड पे भी मांग रहे हैं। एक्साइड एंड बजाज हाउसिंग फाइनेंस फॉर लॉन्ग टर्म कैसे रहेंगे? टाइड इंडस्ट्री तो मेरे को एक्सट्रीमली वीक लग रहा है। बाउंस बैक जरूर आ सकता है 420 440 की जोन तक, बट स्टॉक एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वीक है। लॉन्ग टर्म की वॉच लिस्ट में तो नहीं होना चाहिए। अगर इसको लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अपना ऊपर करना भी है तो कम से कम 1-1.5 साल बेस बनाना पड़ेगा। तो आई वुड अवॉइड दिस स्टॉक। इससे अच्छे अच्छे स्टॉक्स मार्केट में हैं, इसको अवॉइड कीजिए। बजाज हाउसिंग फाइनेंस बेस बना रहा है, बेस बिल्डिंग में 21 हफ्ते निकल चुके हैं, बट बेस अभी कंप्लीट नहीं दिख रहा है। और लंबा बेस बनेगा, और जितना लंबा बेस बनेगा ये उतना बड़ा बुर्ज खलीफा खड़ा करेगा ब्रेकआउट पे। तो बेस बन रहा है, बनने दीजिए। एक अलर्ट लगा लीजिए ऊपर में 135 का। 135 के ऊपर जिस दिन डेली चार्ट पे 2x ऑफ एवरेज वॉल्यूम से क्लोज कर ले, आंख बंद करके बजाज हाउसिंग फाइनेंस बाई कर लीजिएगा। वहां से ऑल टाइम हाई का ही टारगेट पहला खुलेगा, जो बेयर मिनिमम टारगेट होगा। बट 21 हफ्ते हो गए बेस बनाने में, अभी कहीं से भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट देगा, इसलिए 135 का अलर्ट लगा के छोड़ दीजिए स्टॉक को। नहीं कर ओके। प्रिया का सवाल है, वो पूछते हैं अंशुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सजेस्ट किया टाटा स्टील, गेल एंड आईओसी, जिसमें मैंने प्रॉफिट बनाया। अब एटीजीएल और टाटा टेक्नोलॉजीज के टारगेट क्या हो सकते हैं? देखिए टाटा टेक्नोलॉजी अब मैंने पर्सनल पोर्टफोलियो में बाई कर लिया है, तो बाई सेल की सलाह नहीं रहेगी। टारगेट स्टॉप लॉस नहीं दे पाऊंगा, सेबी का नियम है। बट मैं क्या करने वाला हूं मैं आपको ये बता देता हूं, तो आपको एटलीस्ट ये रहेगा कि मैं क्या करने वाला हूं। यहाँ से अब मेरा स्टॉप लॉस हो गया है 737 रुपए का। इसके नीचे क्लोज किया तो मैं एग्जिट कर लूंगा। ऊपर में 802 रुपए 90 पैसे पे एक रेजिस्टेंस है, अगर वहां पे अटका तो मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। जनरली मैंने टाटा स्टील में भी यही बोला था, रिलायंस में भी यही बोला था, लेकिन उन लेवल्स पे अटके नहीं थे। तो सेम चीज इसमें, अगर नहीं अटका तो फिर मैं 841 तक वेट करूंगा, जो अगला बड़ा रेजिस्टेंस है। और ओवरऑल ये स्टॉक मेरे को 973 990 जोन में जाते हुए दिख रहा है, तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेते हुए
टाटा टेक में अपनी पोजीशंस बिल्ड कर रहा हूँ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फिलहाल मेरा 737 रुपए है। व्यू मेरा 973 का है, बट 802 और 841 एक रेजिस्टेंस जोन है जहां पे मैं प्राइस एक्शन क्लोजली वॉच करूंगा। दूसरा, एटीजीएल स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, कल क्लाइंट्स को वापस से बाई कॉल इनिशिएट करके दिया है। इस बार लग रहा है कि फटाफट 708 रुपए निकलेगा, और 708 पे नहीं अटका तो फिर सीधा सीधा 781 जाएगा। अगर 708 पे अटका तो फिर एक दो हफ्ते कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट देगा, तब 781 जाएगा। तो 781 में मेरे को कोई डाउट नहीं है। टाइमिंग की बात है कि इसी 2 हफ्ते 3 हफ्ते में करेगा, या 708 जाके फिर कंसोलिडेट करके नेक्स्ट लेग में करेगा, बट 781 आते हुए दिख रहा है। इफ यू परमिट मी अंशुल, मैं एक और सवाल ले सकती हूँ? जी जी। बिकॉज सवाल इतने सारे हैं कि मैं किसको छोड़ूं किसका पूछूं समझ नहीं आ रहा है। पिंकू का सवाल है, वो पूछ रहे हैं जोमेटो के बारे में, इटर्नल के बारे में, किस लेवल पे एवरेज करना चाहिए। मेरे पास इटर्नल के शेयर है जो मैंने 288 288 के भाव पे खरीदे। देखिए, एवरेज करने के लिए आपके पास दो जोन है, या तो 244 के ऊपर क्लोज करे तो आप एवरेज कीजिएगा, आपको फिर ऊपर में 290 तक के टारगेट मिलेंगे। अभी फिलहाल बड़ी रेंज बनी हुई है, 200 242 ऊपर में और 199 203 नीचे में। अपर एंड ऑफ द रेंज रिजेक्ट किया है, तो हाई लाइकली है कि लोअर एंड ऑफ द रेंज 199 203 तक ये आ सकता है। तो वहां पे एवरेज कीजिएगा, तो आपका एवरेज करीब 240 आएगा, तो 240 पे निकल जाइए, या 244 का ब्रेकआउट ले ले तब बाई कीजिएगा, तो 290 मिलेगा। फिलहाल इस रेंज में तो मेरे को नीचे आते हुए दिख रहा है, 199 से 203 की रेंज टेस्ट होती हुई दिख रही है। एक तो व्यूअर हमें बोल रहे हैं कि अंशुल सर को ऐसे जाने मत दीजिएगा, उनसे स्टॉक्स की लिस्ट जरूर लीजिएगा, लेकिन अंशुल सर बता चुके हैं कि क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, पर फिर भी पूछ लेती हूँ एक बार। अंशुल सर आप बताइए कि कौन से स्टॉक्स जो है आपके रडार पे सबसे ऊपर आते हैं। तो देखिए, अदानी ग्रीन, मेरी एक आदत है कि जब तक पूरा जूस ना निकल जाए मैं उन स्टॉक्स में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट लेता रहता हूं। तो जैसे टाटा टेक मैंने लिया है, तो उसमें एंट्री एग्जिट में करता रहूंगा जब तक वो 990 ना पहुंच जाए। तो उसी हिसाब से आप लोगों के लिए सजेशन है, एटीजीएल, अदानी ग्रीन, नया स्टॉक मैंने ऐड किया है साइंट, थोड़ी छोटी क्वांटिटी रखिएगा। टाटा केमिकल बहुत अच्छा लग रहा है, ऊपर में 990 तक का टारगेट रहेगा, मिडवे रेजिस्टेंस छोटे छोटे हैं, जब भी आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह, और फिर ब्रेकआउट पे वापस से ऐड करा दूंगा, बट 990 ओवरऑल मेरे को लग रहा है। इसके अलावा एबी कैपिटल हमारी लिस्ट में है, तो इसको भी देख सकते हैं। तो ये 4-5 नाम है जहां पे अभी मैं अपने क्लाइंट्स को रेगुलर बाई करा रहा हूँ हर ब्रेकआउट पे।